वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज झारखंड को देंगे 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। टाटानगर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का रखेंगे संग बुनियाद और मुतादिद तरक्याती कामों को मुल्क के नाम करेंगे वक्फ। पीएम मोदी जमशेदपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों को मुख्तस किए जाने का करेंगे आगाज। 20,000 मुस्तफिदीन को सौंपा जाएगा मंजूरीनामा। पीएम रोड शो के एक अवामी जलसे भी करेंगे खिताब। मगरबी बंगाल के गंगावले इलाके उड़ीसा और झारखंड में तेज बारिश और सैलाब का अंदेशा। माहीगीरों को समुद्र में न जाने की सलाह। अगले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़, बिहार और मशरकी मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुल्क के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन की आज है 65वीं सालगिरह, जिसका आगाज 15 सितंबर 1959 को हुआ था। सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक दूरदर्शन से ही शुरू होती है भारत में टेलीविजन की कहानी। रूस और यूक्रेन के दरमियान 206 जंगी कैदियों का तबादला। 103 रूसी फौजियों की रिहाई के साथ ही यूक्रेन के 103 जंगी कैदियों को भी किया गया रिहा। डायमंड लीग के फाइनल में नीरज चोपड़ा 1 सेंटीमीटर के फर्क से चैंपियन बनने से रहे महरूम। नीरज ने 87.86 मीटर के बेहतरीन थ्रो के साथ हासिल किया दूसरा मुकाम। पैंतालीसवें शतरंज ओलंपियाड में भारत की जीत का सिलसिला जारी। चौथे राउंड में सर्बिया को शिकस्त देकर टॉप पर बरकरार, जबकि खवातीन की टीम फ्रांस को शिकस्त देने में रही कामयाब। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर होंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म 6 वंदे भारत ट्रेनें तोहफे में देंगे। वहीं वज़ीर-ए-आज़म भारतीय रेलवे से मुताल्लिक़ कई मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। इसके अलावा वो टाटानगर में रोड शो और जलसा आम से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जमशेदपुर से मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों के तहत 2 करोड़ नए मकानात मुख्तस करने का भी इफ्तिताह करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो झारखंड के तकरीबन 20,000 मुस्तफिदीन में मंजूरीनामे भी तकसीम करेंगे और एक क्लिक के जरिए 10,000 रुपए से ज्यादा की रकम बराह रास्त मुस्तफिदीन के बैंक खातों में मुंतकिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज झारखंड के जमशेदपुर से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म 660 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेलवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। डीडी न्यूज के नुमाइंदे अभिषेक सिंह ने साउथ ईस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर अनिल शर्मा के साथ खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड के टाटानगर से 6 वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे और रेल से संबंधित कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। हमारे साथ है दक्षिण पूर्व के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा जी। उनसे हम जानते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का और कौन कौन सी जो ट्रेन है यहाँ से वो रवाना कर रहे हैं। सर, दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। प्रधानमंत्री का कल सर क्या कार्यक्रम है, क्या फ्लैग ऑफ? आदरणीय प्रधानमंत्री कल टाटानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से टाटा पंडा वंदे भारत का फ्लैग ऑफ करेंगे, जो कल 10:15 पर शेड्यूल है। और ये टाटा इंडस्ट्रियल बेल्ट को पटना से जोड़ेगी, जो दूरी 7 घंटे 15 मिनट में ये ट्रेन तय करेगी। और इसका स्टॉपेज भी इस रास्ते में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्टेशनों पर है। इसके अलावा और 6 वंदे भारत का भी फ्लैगिंग आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसके साथ ही रेलवे के अन्य प्रोजेक्ट का भी यहाँ पे शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे।
अमूमन सर कितना समय लग जाता है टाटा से पटना जाने में अन्य ट्रेन से? इस ट्रेन से कितना समय की बचत होगी और कितने कोच का ये कंपार्टमेंट होगा? कौन कौन से क्लास होंगे? पटना से टाटा से पटना जाने वाली जो हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं सामान्यतः वो 10 से 11 घंटे लेती हैं और यह ट्रेन 7 घंटे 15 मिनट में पहुंच जाएगी। तो जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको करीब 3 घंटे से ऊपर का समय में बचत होगा। बताया जा रहा है कि टाटा नगर स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट होने जा रहा है, प्रधानमंत्री उसकी भी शुरुआत करेंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? टाटा नगर एक मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है और एक मुख्य साउथ ईस्टर्न रेलवे का स्टेशन है। स्टेशन रीडेवलपमेंट का ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया हुआ है और ये 347 करोड़ में स्टेशन बिल्डिंग और बाकी जो पैसेंजर एमिनिटीज के आइटम यहाँ रीडेवलप होंगे और एक भव्य स्टेशन बिल्डिंग यहाँ पे बनेगी। सर अंतिम सवाल, झारखंड के लिए पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए 8-10 वर्षों में रेलवे का कितना फोकस रहा है, कितना काम किया गया है? नहीं, रेलवे ने झारखंड के लिए को डेवलप करने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं। जैसे मैं बतलाना चाहूँगा कि झारखंड का संपूर्ण जो रेलवे नेटवर्क है 100% इलेक्ट्रीफाइड है। उसके साथ ही यहाँ के करीब साउथ ईस्टर्न रेलवे के 27 स्टेशनों झारखंड में जो पड़ते हैं उसको हम लोग अमृत स्टेशन के तहत रीडेवलप कर रहे हैं। धन्यवाद सर दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के गंगा के इलाके में शदीद बारिश और सैलाब का खतरा जाहिर किया। छत्तीसगढ़, बिहार और मशरक़ी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। वहीं उत्तराखंड में शदीद बारिश की वजह से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। पहाड़ों में बारिश की वजह से वाराणसी में दरियाए गंगा की आबी सतह एक बार फिर बढ़ने लगी है। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। हिफाजत के पेश नज़र माहीगीरों को पीर की सुबह तक शुमाली खलीज बंगाल, बांग्लादेश, मगरबी बंगाल और उड़ीसा के साहिलों में न जाने का मशवरा दिया गया है। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। और भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन आज अपनी 65वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर दूरदर्शन मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्राम पेश करेगा। काबिल जिक्र है कि दूरदर्शन का आगाज 15 सितंबर 1959 को हुआ था। तब से ही यह कौम की आवाज़ के तौर पर कौमी यकजहती, तहजीब, सकाफत और तालीम को फ़रोग़ देने वाले बहुत से प्रोग्राम पेश कर रहा है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने कहा कि इस अहम सालगिरह की याद में DD नेशनल एक खुसूसी प्रोग्राम दिल से एट DD 65 नशर करेगा। ये प्रोग्राम आज सुबह 10 बजे नशर किया जाएगा। दिल्ली में नशरियात के साथ अपनी गैर मामूली शुरुआत से दूरदर्शन दुनिया की सबसे बड़े नशरियाती इदारों में से एक बन गया है। अपने क़याम की बाद से DD नेशनल ने टेक्नोलॉजी के मैदान में बेमिसाल तब्दीलियाँ देखी हैं। न्यूज़ अवामी खदमात की नशरियात के लिए अपनी वाबस्तगी को बरकरार रखा है। आज दूरदर्शन अपने क़याम के 65 साल मुकम्मल कर रहा है। 15 सितंबर 1959 को शुरू होने वाला दूरदर्शन कई दहाइयों से लोगों को महसूस कर रहा है। आइए दूरदर्शन के अब तक के सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। दूरदर्शन का ये लोगो, सत्यम शिवम सुंदरम का बुनियादी मंत्र और ये सिग्नेचर ट्यून आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। यूं तो टीवी चैनलों और प्रोग्रामों का सैलाब है, लेकिन दूरदर्शन की पहुंच का मुकाबला करना अब भी किसी के लिए मुमकिन नहीं है। दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क्स में से एक है। भारत में टेलीविजन की तारीख की कहानी भी दूरदर्शन से शुरू होती है। दूरदर्शन ने 15 सितंबर 2024 को क़याम के 65 साल मुकम्मल कर लिए हैं। दर हकीकत 1959 में आज के दिन दूरदर्शन तजुर्बाती बुनियादों पर शुरू किया गया था। ये 1965 में एक सर्विस बन गई, जब दूरदर्शन ने मुल्क के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में और इसके आसपास के घरों के टेलीविजन सेट्स तक पहुंचने के लिए सिग्नल नश्र करना शुरू किया। 1972 तक मुंबई और अमृतसर तक और फिर 1975 तक 7 दीगर शहरों तक बढ़ा दिया गया।
यकम अप्रैल 1976 को वजारत इत्तलात और नशरियात में ये अलग अलग महकमा बन गया। दूरदर्शन की मुल्क गिर नशरियात 1982 में शुरू हो गई थी, यानी दूरदर्शन एशियन खेलों की माक़ाबिल शाम से ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हो गया। मुल्क की कई नस्लें दूरदर्शन देखकर बड़ी हुई हैं। की साख और पब्लिक ब्रॉडकास्टर और मीडियम एंटरटेनमेंट के किरदार का ताल्लुक है तो दूरदर्शन का कोई मुकाबला नहीं है। पुराने दौर के प्रोग्राम जैसे रामायण, महाभारत, चित्रहार, रंगोली, हम लोग, बुनियाद, मालगुडी डेज, कृषि दर्शन, चंद्रकांता और उड़ान से लेकर आज के कौमी और बैनुल-अक़वामी प्रोग्रामों की हाई टेक कवरेज तक दूरदर्शन तमाम उम्र के ग्रुपों के लिए दस्तयाब रहा और नई नस्ल के लिए भी पसंदीदा नशरियाती जरिया बना हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है, दूरदर्शन 65 साल की सफल यात्रा पूर्ण कर रहा है और 65 साल में दूरदर्शन अब अपनी जवानी पर है। और दूरदर्शन हम बचपन से हमें याद है, जब हम लोग टीवी देखना शुरू किए थे तब से दूरदर्शन ही सबके मस्तिष्क पे है। और दूरदर्शन की जो अब की यात्रा है उसमें जो पुराने यादें हैं, पुरानी यात्राएं हैं, उनको भी सामने लाकर और दूरदर्शन को अपने पुराने ग्लोरी में हमको लाना है। जहां तक सेहत, तालीम और खवातीन को बाइख्तियार बनाने जैसे मौज़ूआत पर प्रोग्राम, ये मुल्क के समाजी और इक़्तिसादी ताने बाने को तक़वियत देने में बड़ा ताउन देता है। दूरदर्शन ने कोविड लॉकडाउन के दौरान नाज़रीन की तादाद के लिहाज से नए रिकॉर्ड बनाए। यौम आज़ादी की तक़रीबात हो या यौम जमहूरिया परेड, दूरदर्शन के टेलीकास्ट का कोई जवाब नहीं। बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसने पहली बार स्क्रीन देखी तो दूरदर्शन देखा। ऑडियंसेस की सेवा करने के लिए, उनको नया नया कंटेंट देने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए दूरदर्शन जैसे पहले कृत संकल्प था वैसे ही आज भी है। सब मिलजुल करके मनाएं DD@65, देश का अपना चैनल, देश का पहला चैनल। सिर्फ दूरदर्शन ने हमें इतना कुछ दिया है जो आज के 100 चैनल्स मिलकर भी नहीं दे सकते। इस पर यकीन ही इसका USP है। दूरदर्शन ने वक्त के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। अपने नए रूप और नए रंग के साथ दूरदर्शन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी तेजी से अपनी जगह बना ली। ब्रेकिंग न्यूज फराहम करने के मुकाबले के दौर में भी दूरदर्शन ने दुरुस्त, काबिल एतमाद और मालूमात फराहम करने की अपनी रिवायत को बरकरार रखा। 65 साल का तवील सफर तय करते हुए दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े अवामी नशरियाती इदारों में से एक बन गया है और कौम की तामीर में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसीलिए भारत दूरदर्शन पर भरोसा करता है। शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तेरे दीवाने हो या अल्लाह के बंदे, हर कोई सूफी कलाम का कायल है। मशहूर गुलकार कैलाश खेर ने कई शानदार कलाम भी गाए हैं। दूरदर्शन की 65वीं सालगिरह के मौके पर DD न्यूज़ ने मारूफ गुलकार पद्मश्री कैलाश खेर से खास बातचीत की। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में जितनी बात की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। उनके परफॉर्मेंस के बारे में जितनी बात की जाए वो भी कम है। जी हाँ, आप शायद सही समझ रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं पद्मश्री कैलाश खेर जी की, जो खुद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है कैलाश खेर जी आपका DD न्यूज़ में। धन्यवाद आपको बारंबार। अब जब दूरदर्शन 65 साल का होने जा रहा है, एक लंबी जर्नी और एक शानदार जर्नी रही है और इसमें आपका भी एक तरह से बहुत जुड़ाव रहा है। समय समय पर आपके यहाँ इंटरव्यूज़ रहे हैं, आपके परफॉर्मेंसेस रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस जर्नी को? जी, दूरदर्शन मैं ऐसे देखता हूँ जैसे परिवार के बड़े, परिवार के ही सदस्य जब उनका सेलिब्रेशन हो तो हमारे जीवन की ग्रोथ, वैसे भी भारत जो है वो भावनाओं का नाम है और इमोशंस का नाम है और ऐसे में दूरदर्शन भावनाओं से जुड़ा हुआ एक चैनल है। भारत का अपना चैनल है, भारत का पहला चैनल है और 65 इयर्स पलक झपकते ही लग रहा है, अरे इसका मतलब आज़ादी तो 75 वर्ष हो गए और हमारा दूरदर्शन अब 65 का हो रहा। वाओ, कब से है हमारा दूरदर्शन, यानी हमारा साथ कब से है परमात्मा की दया से। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा रीज़न है सेलिब्रेशन का और इस उत्सव को
पूरे भारत से मैं निवेदन करता हूँ कि है मेरे भारत, आपके घर घर में न केवल मनोरंजन बल्कि जानकारियाँ, बल्कि इन्फॉर्मेशंस और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपकी भावनाओं से जुड़ी होती हैं, वो दूरदर्शन पे आप देखते आए हैं। सर, दूरदर्शन जिस तरह के कार्यक्रम लेके आता है, जाहिर है वो उसका जनता का से एक ख़ास कंसर्न होता है, और आपके भी जो सॉन्ग्स होते हैं वो रिलेट करते हैं सामाजिक मुद्दों से, सामाजिक जुड़ाव से। किस तरह से आप देखते हैं दूरदर्शन के इन कार्यक्रमों को, और अभी आने वाला आपका और कौन सा गाना, गीत जल्दी ही लोगों को मिलेगा? देखिए, मनोरंजन के लिए हम गाते नहीं सिर्फ, और मनोरंजन के लिए गाने के लिए हमको शायद भगवान ने भेजा भी नहीं। तो बहुत बड़ा एक जिम्मा, बहुत बड़ा एक लक्ष्य हमको लेकर उतारा धरती पर कि ये लीजिए, तुझ में यदि मैं ताप भर रहा हूँ तो तू सूरज बन और विटामिन डी बांट। हमारे गाने जिस प्रकार के होते हैं कैलासा के, दूरदर्शन उसका एक प्रतिरूप लगता है हमको। जैसे मन की अगर बात कहीं सुननी हो, मन की अगर कुछ बात समझनी हो, तो बस आप थोड़ा सा दूरदर्शन के साथ इमोशनली जुड़ के रहिए, कोई ना कोई शो आपके मतलब का ज़रूर दूरदर्शन पे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ख़ास और अच्छी बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज चौथी अखिल भारतीय राजभाषा कॉन्फ्रेंस का दूसरा और आखिरी दिन है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किद इस कॉन्फ्रेंस में कई मारूफ शख्सियात जुबान से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नितेंद्र राय, वज़ीर कानून और इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मारूफ फिल्म अदाकार अनुपम खेर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी मुख्तलिफ सेशन में होने वाली बातचीत में हिस्सा लेंगे। काबिल जिक्र है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह से खिताब किया था। वहीं अमित शाह ने हिंदी को आलमी ज़बान बनाने के साथ इसे सरकारी ज़बान बनाने पर जोर दिया था। और पेरिस ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा को 2024 डायमंड लीग के फाइनल में दूसरे मुकाम पर इत्तेफाक करना पड़ा। ब्रसेल्स में मुनक्किदा डायमंड लीग के फाइनल में नीरज ने अपनी तीसरी कोशिश में 87.86 मीटर की बेहतरीन थ्रो फेंकी, ताहम वो 1 सेंटीमीटर के फर्क से चैंपियन बनने से महरूम रहे। ग्रेनाडा के एडरसन पीटर्स पहले मुकाबले पर रहे। उन्होंने अपनी पहली कोशिश में ही 87.87 मीटर का बेहतरीन थ्रो किया। जर्मनी के जैवलिन वेबर ने 85.97 मीटर की बेहतरीन थ्रो की, वो तीसरे नंबर पर रहे। फाइनल में 7 जैवलिन थ्रोअर्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 4 थ्रोअर 8,383 मीटर का भी थ्रो न फेंक सके। नीरज चोपड़ा ने 2022 में डायमंड लीग का फाइनल जीता था। पिछले साल नीरज ने 2023 के डायमंड लीग के फाइनल में भी दूसरा मुकाम हासिल किया था। और 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार मुजाहिरा जारी है। भारत ने खवातीन और मर्दों के जुमरे में मुसलसल चौथी जीत हासिल की। भारत की मर्द टीम ओपन जुमरे में चौथे राउंड में सर्बिया को शिकस्त देने में कामयाब रही। भारतीय टीम ने 3.5 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि सर्बिया को 0.5 पॉइंट्स मिले। भारत की तरफ से डी गोगेश और अर्जुन आरिकेसी और विद्युत गुजराती ने ये मकाम हासिल किया, जबकि आर प्रगनानंद को ड्रॉ से मुतमईन होना पड़ा। मर्दों की टीम 5वें दौर का मुकाबला अजरबैजान से होगा। और खवातीन के जुमरे में भी भारतीय टीम अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए मुसलसल चौथी जीत हासिल करने में कामयाब रही। भारतीय खवातीन ने फ्रांस को चौथे राउंड के मैच में शिकस्त दी। भारतीय खवातीन टीम ने 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 3.5 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि फ्रांस को 0.5 पॉइंट्स मिले। भारत की तरफ से देविया देशमुख और हरिका दरोनावली और साथ में तानिया सचदेवा ने कामयाबी हासिल की, जबकि आर वैशाली को ड्रॉ से मुतमईन होना पड़ा। आज देर रात 5वें राउंड में भारत का मुकाबला कजाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम ने हाल ही में खत्म होने वाले पेरिस पैरालंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा पेश किया। भारतीय पैरालंपिक कमेटी के सदर देवेंद्र झाझरिया भी बहुत खुश हैं कि उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में 25 तमगों का हिस्सा अबूर करने की जो बात कही थी वो दुरुस्त साबित हुई। हमारी नुमाइंदा सुचित्रा ने देवेंद्र झाझरिया से बातचीत की।
पेरिस पैरालंपिक में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला और इस वक्त हमारे साथ हैं वो व्यक्ति जिन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था कि भारतीय दल ये ऐतिहासिक प्रदर्शन करने में कामयाब रहेगा। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया जी। देवेंद्र जी, आप पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि 25 का आंकड़ा पार करेंगे और सत्य वचन साबित हुए, आपकी ज़ुबान से निकले हुए वो शब्द। यहीं पे हमारी सेंड ऑफ सेरेमनी थी। मैंने जब बोला था कि अब की बार 25 से ज़्यादा मेडल जीतेंगे, थोड़ा सा मीडिया को डाउट था कि देवेंद्र जी प्रेसिडेंट तो हो आप, लेकिन एक खिलाड़ी हो, आपका स्टेटमेंट बहुत मायने रखा जाता है, डेकोरेटेड एथलीट हो आप। मैंने कहा मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ और हम टॉप 20 मेडल टैली में रहेंगे। आज हम 29 मेडल जीत के आए हैं, खास करके 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, और मेडल टैली में हम 18वें नंबर पे रहे। आज ये इतिहास हुआ है, दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि भारत अब स्पोर्टिंग कंट्री बन गया है। भाई टॉप 20 से नीचे आना, आप स्पोर्टिंग कंट्री बन गया है, इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। सबसे पहले मैं जो खिलाड़ियों के लिए और ख़ास करके दिव्यांगों के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले व्यक्ति का नाम लूँगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने हमें इतना हौसला दिया लास्ट 10 साल में, मैं कहूँ ऐसी ऐसी स्कीमें लेके आए पैरा स्पोर्ट्स के लिए, और हमें महसूस करवाया कि आपके साथ मैं हूँ, आपके साथ सरकार है। उसी हौसले से हमने तैयारी की। रियो में हमने 4 मेडल जीते, टोक्यो में 19, अब 50% बढ़ाते हमने 29 मेडल जीते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सभी खिलाड़ियों की तरफ से। उनके दिल में एक बहुत बड़ी उनके प्रति भावनाएं हैं। भावना इसलिए है क्योंकि उन्होंने काम किया है, दिव्यांगजनों को उन्होंने हौसला दिया है, सुविधाएं दी हैं, और मैं सभी देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पेरिस पैरालंपिक कई मायनों में ऐतिहासिक रहे। एथलेटिक्स में जिस तरह से हमारे मेडल्स आए हैं, कुछ ऐसे इवेंट थे जहां पर 2-2 भारतीय एक साथ पोडियम पर नजर आए, तो किस तरह से आप देखते हैं ये जो ऐतिहासिक पल रहे पेरिस पैरालंपिक में? विशेषकर एथलेटिक्स भारत का बहुत अच्छा रहा। आज दुनिया मानता है 2 गेम हमारे पास ऐसे हो गए हैं, हाई जंप और जेवलिन। जेवलिन में हमने 4 मेडल जीते हैं और हाई जंप में 4 मेडल जीते हैं। तो जब हाई जंप और जेवलिन में जब इंडिया की किट पे आता है ना कोई, तो वो फील करता है कि ये मेडल जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया, जिन्हें पूरा यकीन था कि भारत पेरिस पैरालंपिक में 25 पदक का आंकड़ा पार करेगा, और अब उन्हें यही उम्मीद है कि यहाँ से ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और ओणम के त्यौहार को लेकर केरला समेत पूरे मुल्क में जोशो खरोश का माहौल है। ये त्यौहार राजा ब्लैक के केरल के सालाना दौरे का मनाया जाता है और 10 रोज तक जारी रहने वाले इस त्यौहार का आज आखिरी दिन है। इसे बुनियादी तौर पर जुनूबी हिंद के लोग बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, जिसमें घरों को खास तौर पर सजाया जाता है और तरह तरह के लजीज पकवान भी तैयार किए जाते हैं। इसके पहले दिन को अथम और 10वें दिन को थ्रोनम कहा जाता है। इस त्यौहार के जरिए लोग अच्छी फसल के लिए कुदरत का शुक्रिया अदा करते हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओणम की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर कहा कि सबको ओणम मुबारक हो, हर तरफ अमन व अमान, खुशहाली और फलाह व बहबूद हो। ये त्यौहार केरल की शानदार तहजीब व सखावत का जश्न मनाता है और पूरी दुनिया में मलयाली कम्युनिटी इसे जोश व खरोश से मनाती है। तो ये वज़ीर आज़म, और आइए अब लौटते हैं अखबारात की जानिब।
तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 15 से 17 सितंबर को झारखंड, गुजरात और उड़ीसा का दौरा करने जा रहे हैं और आज तकरीबन 10 बजे वो झारखंड के दौरे पर रहेंगे और वहाँ कुछ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। और एक और ख़ास खबर आप तक पहुंचा देते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की मुहिम का आगाज़ हो चुका है। कल इसी मुहिम के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी डोडा में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि आखिरी सांस ले रही है दहशतगर्दी। रियासत की 3 खानदानों ने इसे बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब इसे नई शक्ल देने की हम कोशिश कर रहे हैं। और एक और ख़बर देख लेते हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हड़ताली जूनियर डॉक्टरों से ख़ुद वो मिलने पहुंची और उनसे बातचीत की और जो लोग हड़ताल पर बैठे थे उनसे उन्होंने ख़ास बातचीत की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गजा में इसराइली यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करने वाले तेल अबीब में एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई और घुड़सवार पुलिस अफसरान ने हुजूम को कंट्रोल करने और इसे हाईवे से पीछे धकेलने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया। मुजाहरे के दौरान पुलिस ने कई मकामात पर मुजाहिरीन को मुंतशिर किया, जिसकी वजह से लोगों में कोहराम मच गया। काबिल ज़िक्र है कि 7 अक्टूबर को हमास के तकरीबन 250 इंतहा पसंद और गैर मुल्की जंगजू इसराइल में दाखिल हुए थे, जहाँ उन्होंने इसराइलियों को यरगमाल बनाया और 1200 अफराद को हलाक किया था। काबिल ज़िक्र है कि गजा में इसराइली जारिहत के बाद अब तक 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यरगमाल बनाए गए 100 अफराद में से 1/3 हमास के हाथों मारे गए। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।